गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हमने देखा था उसके अंदर कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने देखा कि मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो फिजिकल होती हैं, जिसमें वो लस्ट्रस होता है, उनकी नेचर होती है सॉलिड नेचर के होते हैं, प्लस उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली हमने नॉन मेटल्स के बारे में भी बात की थी, जिसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर हमने देखा कि उनकी जो स्टेट होती है उनकी जो स्टेट्स होती है वो क्या होती है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो वन एंड ओनली हमारे पास लिक्विड नॉन मेटल है विच इज ब्रोमीन, और वन एंड ओनली जो हमारे पास में लिक्विड मेटल है विच इज मरकरी। और आज हम आगे जो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट हमने देखा कि what is the physical properties of metals and non-metals. Now we read about the chemical properties of metals. So basically if we talk about the chemical properties, what do you mean by the chemical properties? Means how metal reacts with other substances. जैसे कि हमारे पास में मेटल है तो मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से और वाटर से या फिर एसिड से या फिर कोई भी दूसरा यूज जो अदर केमिकल है उनसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दीज ऑल आर रिएक्शंस आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सो लेट्स स्टार्ट। The atoms of the metal have usually 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. We already read about it कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेटल्स के जो उनके अंदर लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो उनके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई। जो होता है ये जो हमारे पास में जो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम के लिए, ठीक, सोडियम के लिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है विच इज 11, ठीक है। तो ये 11 ही क्या होंगे, इसके पास में प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो 11 हमारे पास में प्रोटॉन्स होंगे, बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुझे बताइए। जो लास्ट शेल होगा इसका, उसमें फर्स्ट शेल में तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। और लास्ट शेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8, 1, ओके। तो यहां पर देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या है, लूजली हेल्ड होता है। इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वो ज्यादा नहीं होता है, इट इज लेस, सो इट कैन इजीली बी रिमूव फ्रॉम दिस एटम, okay. So these outermost shell electron loosely held by the nucleus and therefore the metal can easily lose electron. जो हमारी metals होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती हैं इजीली, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, द एग्जाम्पल जो हमारे पास है, जस्ट लाइक सोडियम मेटल कैन लूज 1 outermost electron from a positive charge, or when electron is removed from a neutral atom always a cation form. So मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमारा क्या कर सकता है, मेटल जो है वो एक केटायन का फॉर्मेशन करता है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ओके। सो अब अगर हम बात करें जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास सोडियम का होता है, तो जैसे ही सोडियम यहां से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड सोडियम केटायन का फॉर्मेशन करेगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा विच इज लाइक नियॉन, ठीक है, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, विच इज जैसे कि अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मींस जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है विच इज स्टेबल बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो इसी वजह से जो अदर एलिमेंट्स भी होते हैं वो भी टेंडेंसी रखते हैं कि वो भी अपना आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड करें। तो और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को क्या करना, मेटल्स के पास में जैसे हमने यहाँ देखा सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, बट क्या आपको यहाँ पर 2 and 8 नजर आ रहा है, विच इज
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, तो इट कैन बी लूज वन इलेक्ट्रॉन easily because the force of attraction of nucleus on electron is weak. So electron क्या होगा, easily remove हो जाएगा. ओके, सो सोडियम हमारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है. सो इस तरीके से जो मेटल रिएक्ट करती हैं, मेटल रिएक्ट करके वो कैटायन का फॉर्मेशन करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाती हैं, इसलिए मेटल्स हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास में होता है सिमिलरली मैग्नीशियम. अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, देखते हैं इसके बारे में. ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली. ओके, सो मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज हो जाएगा. ओके, सो ये मैग्नीशियम +2 कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम कैटायन का फॉर्मेशन करेगा. सिमिलरली जो हमारे पास में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है. एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Z = 13. ओके, सो इसके आउटर मोस्ट शेल में अब मुझे बताइए यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां पर जो प्रोटॉन होंगे हमारे पास में विच इज 13. अब यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वीक, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो विच कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम फॉर्म्ड अ कैटायन, एल्यूमिनियम +3 कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा. इस तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, दे कैन easily remove electrons, okay, and change into stable electronic configuration. okay, so next देखते हैं इसमें. अब इसी के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे मेटल्स की. कि फर्स्ट ऑफ एलिमेंट हमने देखा कि फर्स्ट मोस्ट एलिमेंट हमारे पास में कौन सा आता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब हम मेटल्स की रिएक्शन करके देखते हैं कि जैसे मेटल ने किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट की और एक केमिकल का फॉर्मेशन किया, तो उस फॉर्मेशन में जो केमिकल बना, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो नया केमिकल बना, उसकी क्या नेचर होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी सर्टेन, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, ओके, तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. ओके, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं. दीज ऑक्साइड्स आर इन बेसिक नेचर, मीन्स कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं विच इज ऑफ बेसिक नेचर, वो बेसिक नेचर के होते हैं. ओके, बेसिक नेचर मीन्स कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल से बात करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू और द एंड एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. यहां पर जैसे ही सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, तो इसने बनाया सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड the sodium oxide reacts with water to form a alkali, और alkali is also known as base. ठीक है, तो ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं. अब जैसे ही बेस बनाएंगे, अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये बेस है, बताइए. हमें बताया है कि जो फिनोफ्थलीन है उसके अंदर, जब हम बेस के अंदर फिनोफ्थलीन जो हमारा इंडिकेटर होता है उसको मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस. तो जैसे ही हमने मेटल के जो ऑक्साइड है उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और उस एक्वस सॉल्यूशन, उस सोडियम ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से क्या, जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस. NaOH हम सब जानते हैं, इट इज अ बेस. तो ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन का कलर जब इसमें इंडिकेटर डाला जाता है तो ये सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है इनटू पिंक. ओके, तो ड्यू टू द formation of sodium hydroxide, which is an alkali, the solution of sodium oxide in water turns red litmus paper to blue. ओके, तो ये क्या प्रॉपर्टी, अब हमें पता है कि बेस क्या करते हैं, हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर टर्न कर देते हैं, विच इज ऑल्सो एन इंडिकेटर. अब कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ
ऑल एल्कली सॉल्यूशंस, जो मेटल होते हैं उनके जो मैक्सिमम्स जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। व्हाट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन हियर? द सॉल्यूशन aqueous solution of metal oxides, okay, which is alkaline solution, okay। तो इस तरीके से हम देखते हैं और देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में when metal oxide are dissolved in water they give alkaline solution। जैसा कि मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड, जैसे यहां पर हमारे पास में सोडियम ऑक्साइड है, वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सिमिलरली मैग्नीशियम भी हमारा क्या रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, बट हमें अब इसको बर्न करवाना पड़ेगा। सोडियम तो क्या था कि इजीली रिएक्ट कर लेता है, बट मैग्नीशियम इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ओके। सो जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करवाई और क्या हुआ? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया, ओके। सो दस व्हेन अ मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, ओके। मींस कि जब हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में मेटल्स को, तो मेटल क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है और O-2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर जैसे कि मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीजन ले लेता है O-2 में, ओके। तो क्या करेगा? यहां पर इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? मैग्नीशियम लूज कर देगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, और क्या फॉर्मेशन किस चीज का प्रोडक्ट? एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ओके। सो वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस व्हेन वी नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हेन एनीथिंग ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही क्या मैग्नीशियम के साथ एडिशन हो रहा है क्या ऑक्सीजन का, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। और वी कैन से मेटल, जितने भी मेटल होते हैं हमारे पास में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करते हैं बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से देखते हैं कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट्स करते हैं, डिफरेंट मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन विद इक्वल ईज, मींस कि हर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। यहां पर हमें कुछ मेटल्स को हमें कुछ सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करवाने पड़ते हैं टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, मींस कि जो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी है वो मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है। मींस अगर इफ मेटल हमारा इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और वो किससे रिएक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन से, देन इट इज अ रिएक्टिव मेटल, वो रिएक्टिव मेटल होगा। इफ द मेटल डज नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, ओके, तो वो क्या होगा? लो रिएक्टिविटी वाला होगा, ओके। तो देखते हैं some metals reacts with oxygen even at a room temperature, ठीक temperature, but some reacts on heating while still others not react only on strong heating, ठीक है। मीन्स कि जैसे कुछ तो मेटल्स होती है मेरे पास में, वो तो इजीली विदाउट एनी अप्लाइंग एनी हीट और एनी अदर कंडीशन वो इजीली रिएक्ट कर लेती हैं, बट कुछ मेटल्स को हमारे पास में क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, और सम मेटल्स आर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हीटेड फॉर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो मेटल्स होती हैं हमारे लाइक जस्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो वो क्या करती हैं? वो रूम टेम्परेचर पर ही किससे रिएक्ट कर लेती हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं, ओके। और किसका फॉर्मेशन होगा? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। यहां पर जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनको एक्सटर्नल कोई भी कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो यहां पर हमें हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज सोडियम की रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ये क्या करता है? इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और किसका फॉर्मेशन? और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली पोटेशियम भी हमारे पास में इसी नेचर का, सेम नेचर का होता है। इसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके
क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, सिमिलरली कैल्शियम की भी प्रॉपर्टी होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी केस में मेटल लाइक मैग्नीशियम। अब यहां पर हमारे पास में प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। अभी तक तो जो हमारे पास में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम थे वो इजीली रिएक्ट कर रहे थे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे, बट अब मैग्नीशियम यहां पर क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सो नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बट जैसे ही मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, दे burn in the air on heating to form corresponding oxides, means कि when we heat oxygen on a certain temperature, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हीट करने पर ही ऑक्सीजन के साथ में बर्न होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर हमें इसको क्या एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ी क्या, हीटिंग की। इस वजह से इसने क्या किया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में। जब हमने इसको हीट किया देन इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके बाद में किससे रिएक्ट की, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सिमिलरली अब दूसरे केस में जस्ट लाइक जिंक, अगर अब जिंक की बात करें तो मेटल्स लाइक जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ओके, दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मीन्स कि हमें और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा जिंक मेटल को, देन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बिकॉज इट डज नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। नेक्स्ट केस में बात करते हैं, ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब जब हमारे पास में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो इजीली रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ में, बट उसके बाद में हमारे पास मैग्नीशियम आया जिसे हमने हीट करने की जरूरत पड़ी, फिर उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, फिर उसके बाद में जिंक आया, जिंक ने क्या किया, जिंक हमारे पास स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ा, बट अब हमारे पास में कॉपर और आयरन, दो मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीट तो करना ही पड़ता है, बट उन्हें हमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, मींस कि उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन तक हीट करना पड़ता है। okay, which is known as prolonged heating. If we heat substance for a long time, then it is known as prolonged heating. Okay, तो यहाँ पर हमें आयरन को क्या करना पड़ेगा, prolonged heating प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, then it will react with oxygen, then it will lose its electron and react with oxygen and form iron oxides. Okay, corresponding oxides बनेंगे किसके, आयरन के, ठीक है। सिमिलरली कॉपर क्या करेगा, कॉपर को भी हमें प्रोलॉन्ग्ड हीट करना पड़ेगा, जैसे ही हम कॉपर को प्रोलॉन्ग हीट करेंगे इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से अब ऑक्सीजन के बेस पे हमारे पास, ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास में एक ऑर्डर आया, क्या, विच इज सोडियम ने तो क्या इजीली रिएक्ट कर लिया था, ठीक, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम के बाद में हमारे पास आया मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी, मैग्नीशियम को हमने हीट किया तो ये क्या हुआ, हमारे पास में सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव हुआ, बट पोटेशियम उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम, बट मैग्नीशियम ने को क्या करना पड़ा था, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी थी, इट मींस इसकी रिएक्टिविटी स्लो है, लो है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास में आया मैग्नीशियम के बाद में जिंक, ओके, जिंक के बाद में आया हमारे पास में आयरन, और आयरन के बाद में हमारे पास में आया कॉपर। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि हाउ अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमारे पास में एक ऑर्डर आया, ठीक। अब इस ऑर्डर को हम थोड़ी देर के लिए नोट डाउन करके रखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे जब हम डिफरेंट सब्सटेंस मेटल्स की डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट हमारे सब्सटेंसेस से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक मेटल्स की क्या रिएक्टिविटी होती है। ओके, डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसी केस में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं रिएक्शन विद वाटर विद ऑफ मेटल्स, ठीक है, कि मेटल वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करती है और किस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ओके, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, ठीक है। मींस कि क्या होता है कि जब भी मेटल मेरी वाटर के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, देन हमारे पास में
या तो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा और ऑलवेज हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज होगी। ओके, सो देखते हैं कि इस केस में बात करते हैं कि कुछ मेटल्स तो क्या होती है, अब यहां पर भी सिमिलरली यहां पर भी कुछ कंडीशंस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने क्या किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी में देखा कि सम मेटल्स लाइक सोडियम इजीली रिएक्ट कर लेती हैं। सिमिलरली जिसकी रिएक्टिविटी जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो तो क्या करेगी कि रिएक्ट कर लेगी इजीली, बट सम मेटल डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली और वो क्या करेंगी स्लो रिएक्ट करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मेटल्स रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर, सम रिएक्ट्स विद ओनली ऑन हीटिंग, व्हाइल other are some metals which do not react even with the steam। मीन्स कि कुछ तो होंगे जो मेरे कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगी मेटल्स, बट कुछ मेरी बॉयल वाटर से करेगी, और सम अदर मतलब कुछ तो मेरे पास में मेटल्स ऐसी होती हैं जो इवन ऑन स्टीम से भी वो क्या नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है वाटर की स्टीम से। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर रिएक्ट विगरसली विद cold water to form their respective hydroxides and hydrogen gas liberated, just like sodium। अब यहां पर सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर दिया, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है यहां पर। ठीक है, तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। ओके, फिर इसने किससे रिएक्शन की, वाटर से रिएक्शन की, और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हुई। सिमिलरली अब यहां पर हमें कोई एक्सटर्नल कंडीशन तो अप्लाई करनी नहीं पड़ी। ओके, यहां पे तो हमारे पास में कोल्ड वाटर था, तो इसने कोल्ड वाटर के साथ में भी नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर के साथ में भी इजीली रिएक्शन कर ली। अब नेक्स्ट सिमिलरली पोटेशियम भी क्या होता है, सिमिलरली यहां पर क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या होगी यहां पर रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या होता है हमारे पास में। ओके, अब हमारे पास में आता है कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, अब देखते हैं कि बट दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट। ओके, मींस कि जो सोडियम और पोटेशियम थे वो तो बहुत विगरसली रिएक्ट कर रहे थे कोल्ड वाटर के साथ में, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शन, इतनी तेज रिएक्शन, विगरस रिएक्शन कि वो टाइम मतलब हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ओके, बट कैल्शियम की जो थी हमारे पास में रिएक्शन वो वाटर के साथ में क्या थी, लेस वायलेंट थी। ठीक, इसने क्या किया, लेस टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया। ओके, आराम से इसने रिएक्ट किया किसके साथ में, वाटर के साथ में, और अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। फिर उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एंड हाइड्रोजन गैस मेरे पास में है। ओके, अब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स रैपिडली विद हॉट बॉइलिंग वाटर। ओके, फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। ओके, अब मैग्नीशियम को क्या करना पड़ा हमें, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर से करवाई, तो इसने कोल्ड वाटर से रिएक्ट, बहुत स्लो रिएक्शन हुई, बहुत देर लगाई, बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम की क्या प्रॉपर्टी है, ये इजीली क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर क्या करना पड़ा, अब हमें इसके लिए इसकी रैपिड रिएक्शन करवाने के लिए हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, बॉइलिंग वाटर से। देन इसने बॉइलिंग वाटर से हमारी रिएक्ट की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस यहां पर हमारी रिलीज हुई। ओके, मींस कि क्या कंडीशन चेंज हो गई क्या, ये तो बाकी जस्ट लाइक हम बात करें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये तो किससे रिएक्ट कर रहे थे, मेरे कोल्ड वाटर से। ओके, बट अब मेरे पास में क्या है, मैग्नीशियम मेरा किससे रिएक्ट कर रहा है, बॉइलिंग वाटर से, तो कंडीशन में चेंज हो गई, रिएक्टिविटी में चेंज हो गई। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बट ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे स्लोली रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मेटल लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम reacts only with the steam to form their respective oxides। अब हमारे पास में कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिन्होंने ना तो बॉइलिंग कोल्ड वाटर से रिएक्शन की, ना ही बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट की, दे रिएक्ट विद व्हाट, स्टीम, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि
वाटर, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमारे पास में किसके पास में होती है, स्टीम के पास में होती है। ठीक, तो क्या जैसे ही हमने वहां पर भी देखा था जिंक की ऑक्सीजन से रिएक्शन के टाइम पे कि क्या जिंक को हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया था, तो स्टीम में भी जब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है वाटर की, स्टीम की, तो वो हमने अप्लाई की, देन जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किससे रिएक्शन की, वाटर से रिएक्शन की, और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस यहां पर मेरी रिलीज हुई। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ओके, बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, दैट्स क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो वीक होती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। ओके, सो देखते हैं, जैसे ही एल्यूमिनियम में स्टीम से क्या किया, रिएक्ट किया और क्या फॉर्मेशन किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, मेरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछूं इस इन रिएक्शन के बेसिस पे कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बता पाएंगे आप। ऑलवेज जब हमारी मेटल रिएक्ट्स विद वाटर आइदर इट फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, या तो हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज ऑलवेज रिलीज होगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट इसी केस में वापस से आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं कि आयरन के केस स्पेशल केस है, देखते हैं इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, मींस कि ये नॉर्मल कंडीशंस में तो रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, द रिएक्शन occurs only when steam is passed over red hot iron, means कि अब यहां पर हमें जब रिएक्शन करवानी होगी आयरन की वाटर से, तो हमें आयरन को भी है उसे भी क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा, मींस कि उसे हीट करना पड़ेगा और फिर उसके पास उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, स्टीम से कराएंगे, देन इट विल रिएक्ट विद वाटर स्टीम एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हमारी। देखते हैं, तो जैसे ही आयरन को, रेड हॉट आयरन को, इसको हमने पहले आयरन की रॉड को क्या किया, हीट किया, फिर उसके बाद में हमने इसके ऊपर स्टीम पास कराई, तो जैसे ही इसके पास में जब स्टीम आती है तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज होती है। अब सिमिलरली यहां पर भी कंडीशन फिर से चेंज हो गई। ठीक, पहले तो अभी तक तो क्या हो रहा था कि जिंक को हमने हीट नहीं किया, बट हमने स्टीम यहां पर बॉइलिंग वाटर की जगह स्टीम लाए, देन इसने रिएक्शन कर ली और किसका, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी हुआ कि उसने भी क्या किया, स्टीम से रिएक्ट किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब मैं आयरन मेटल की बात करूं कि आयरन मेटल की क्या प्रॉपर्टी हुई कि आयरन मेटल ने हमें उसे भी हीट करना पड़ा, मेटल को भी हीट करना पड़ा, क्यों, सो इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट विद स्टीम। ओके, तो यहां पर जब हमने इसको हीट किया, देन स्टीम पास कराई, देन इसने रिएक्शन की और क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मेरी यहां पर रिलीज हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स। अब हमारे पास में कुछ मेटल्स तो ऐसी भी होती हैं जो आप बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर लो, ठीक, आप उसकी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लो, इवन आप उसकी स्टीम से रिएक्शन करवा लो, वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, मींस कि जो हमने स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई की लाइक बॉइलिंग वाटर, स्टीम और इवन ऑन बर्निंग ऑन मेटल्स, हमने उनको हीट करा, हीट किया मेटल्स को, देन हमने रिएक्ट करवाए, बट इन मेटल्स को हम चाहे हीट कर लें या फिर बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करवा लें, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवा लें और स्टीम से रिएक्ट करा लें, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद वाटर इज, सोडियम तो हमारे पास में क्या था कि सोडियम ने क्या रिएक्ट कर लिया, इजीली रिएक्ट कर लिया कोल्ड वाटर के साथ में, बट मैग्नीशियम ने किसके साथ किया, बॉइलिंग वाटर के साथ में, और जिंक ने मेरा किसके साथ में किया, बताइए जरा, जिंक ने किस वाटर स्टीम के साथ में रिएक्ट किया, बॉइलिंग वाटर से नहीं किया, एंड जो हमारा किससे, ऑक्सीजन और
नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं किया, बट इसने स्टीम से रिएक्ट किया। बट आयरन ने भी क्या, हमने आयरन को देखा, आयरन को हमने क्या किया, रेड हॉट आयरन पर हमने वाटर की स्ट्रीम, अनदर स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई की, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई की, देन वाटर हमारे आयरन ने किससे रिएक्ट किया, वाटर की स्टीम से रिएक्ट किया। बट कॉपर हमारा किसी, चाहे हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई कर लें या नॉर्मल कंडीशंस देखें, ये रिएक्ट नहीं करता है विद वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक और ऑर्डर आया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद वाटर। अभी तक हम 2 ऑर्डर्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास में और क्या होते हैं, जरा हमारे पास में एसिड्स भी होते हैं क्या, देखें कि एसिड से रिएक्टिविटी किस तरीके से शो करते हैं मेटल्स। तो देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, कि मेटल्स मेरे डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओके, मेनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ओके, मीन्स कि जो बहुत सारी मैक्सिमम जो मेरी मेटल्स होती हैं वो किससे किससे रिएक्ट कर लेती हैं, वो किससे रिएक्ट कर लेती है, मेरी एसिड से रिएक्ट कर लेती है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर लेती हैं और लिबरेट करती है व्हाट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड etc डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन एंड फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। मतलब कि जैसे जस्ट लाइक कॉपर, पहले भी उसने वाटर से रिएक्शन नहीं की थी और वहां पर भी वाटर से रिएक्शन नहीं हुई थी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई थी। सिमिलरली डाइल्यूट कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये यहां पर भी डाइल्यूट एसिड से क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज नहीं होती है। रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो रिलीज कैसे होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सिमिलर। मींस कि जब वो क्या करेंगे, किससे, आइदर वो किससे रिएक्ट करें, मेरे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो क्या बनाएंगे, या तो वो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे या फिर वो सल्फेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और उसके साथ में प्लस हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज होगी। सो हम देखते हैं कि मेटल्स की क्या रिएक्टिविटी होती है हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड sulfuric acids, dilute, both are dilute, okay, or then they liberate hydrogen gas and corresponding metal salt is obtained. okay, तो देखते हैं कि जब मेरी जो मेटल होती है जो रिएक्ट करती है किससे, एसिड से, और वो किस नेचर का, डाइल्यूट है मेरे पास में, तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस मेरे पास में हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ओके, देखते हैं। अब जैसे ही सोडियम ने किससे रिएक्ट किया, HCl से रिएक्ट किया और किसका फॉर्मेशन कर लिया, NaCl का फॉर्मेशन कर लिया, प्लस NaCl क्या है, अब हमारे पास मेटल का सॉल्ट है, सोडियम मेटल का सॉल्ट है NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई मेरी, रिलीज हुई। तो जो सिमिलरली मैग्नीशियम है मेरे पास में, मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर लेता है, ओके, और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। अब मेरे पास में कैल्शियम है, कैल्शियम भी क्या करेगा, इजीली रिएक्ट कर लेगा डाइल्यूट एसिड से, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, बताओ मुझे, मेटल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर लेता है और हाइड्रोजन मेरी रिलीज, हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज हो जाती है। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या होती है, वायलेंट होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, जो ये सोडियम मैग्नीशियम इजीली रिएक्ट कर लेती है और इजीली क्या हो जाते हैं, इनके मेटल ऑक्साइड्स का मेटल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज हो जाती है। इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड कोरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स। अब वहां तो रिएक्शन क्या हो रही थी, वायलेंट हो रही थी, फास्ट रिएक्शन हो रही थी, बट यहां पर ये रिएक्ट तो करते हैं बट स्लो रिएक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी से करते हैं, मतलब लूज तो कर देंगे इलेक्ट्रॉन अपने बट थोड़े टाइम में। ओके, सो देखते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl एंड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, बट
ये क्या होती है, विगरस रिएक्शन नहीं होती है, इजीली रिएक्ट होती है, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी होती है इनकी, ठीक। सिमिलरली जिंक क्या करता है, जिंक भी मेरा रिएक्ट कर लेगा HCl से और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज होती है। सिमिलरली जिंक की जब रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सिमिलर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट केस क्या रहता है हमारे पास में, तो आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 एंड देयर is less and therefore it is less reactive than zinc and aluminium, means कि अब ये और ज्यादा स्लो रिएक्शन करता है किससे, मेरे जिंक और एल्यूमिनियम से। तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्या नहीं, वापस से इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने में टाइम लगाया, ठीक। तो आयरन की जब हमने HCl से रिएक्शन की और इसने रिएक्ट किए फॉर्मेशन किया फेरस क्लोराइड का, तो इसने क्या किया कि स्लो रिएक्टिविटी शो की, मतलब कि बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करना स्टार्ट किया और किसका फॉर्मेशन किया, कोरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट का, और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या निकली, रिलीज हुई। सिमिलरली आयरन ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया डाइल्यूट, और उस टाइम पे क्या रिलीज हुई, क्या हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही सही, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर भी क्या हमने देखा क्या कि कुछ मेटल्स ने तो इजीली मेरे पास में वायलेंटली रिएक्शन की, फास्ट रिएक्शन की, ओके, बट यहां पर मेरे पास में क्या हुआ कि अब मेरे पास में आया कॉपर, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया, किसके साथ में, HCl के साथ में और H2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, कोई रिएक्शन शो नहीं की इन्होंने, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई, क्योंकि यहां पर रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हुई, ठीक। तो इस बेसिस पे हमारे पास में एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया, तो वो रहा कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रही वो हमारे सोडियम रहा, ठीक। उसने इजीली रिएक्ट किया, वायलेंटली रिएक्ट किया किसके साथ में, हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ में, फिर मैग्नीशियम ने, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, फिर उसके बाद में आयरन ने वेरी स्लो रिएक्ट किया, ओके। फिर कॉपर ने हमारे पास में कोई रिएक्शन नहीं की, किसके साथ में, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। तो यहां पर फिर से हमारे पास एक और ऑर्डर आया रिएक्टिविटी का विद एसिड्स। तो अभी तक हमारे पास में 3 ऑर्डर आ चुके हैं, किस बेसिस पे, कि फर्स्ट बेसिस तो क्या था, ऑक्सीजन से रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर किसके बेसिस पे था हमारे पास में, डाइल्यूट वाटर के बेसिस पे कि वाटर से कैसी रिएक्शन होती है, थर्ड बेसिस डाइल्यूट एसिड्स के साथ में कैसी रिएक्शन होती है, ओके। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, कि मेटल से रिएक्ट करके क्या करते हैं, मेटल के अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करती है सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ में, ओके। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। सॉरी, देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं। मींस कि जब मैंने क्या किया कि एक तो मैंने लो रिएक्टिव मेटल ली और एक लो रिएक्टिविटी मेटल का सॉल्ट लिया, और एक मैंने लिया किसका, हाईली रिएक्टिव मेटल ली, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। तो इसने क्या किया, हाई रिएक्टिव मेटल ने क्या किया, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके कोरस्पॉन्डिंग मेटल अपना मेटल सॉल्ट बना लिया, विच इज जिंक सल्फेट, और मेरे पास में जो कॉपर था वो डिस्प्लेस होकर कहाँ आ गया, फ्री कंडीशन में आ गया। तो इसने क्या किया कि हाई रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया लो रिएक्टिव मेटल्स को, ऐसे ही बट जब हमने रिएक्शन करवाई किसकी, when we take zinc sulfate solution and put a strip of copper metal in the solution, no reaction occurs, means कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। देखते हैं, तो जैसे ही जिंक की रिएक्शन हमने कॉपर से कराई तो इसने क्या किया हुआ, डिस्प्लेस नहीं किया, ओके। अब डिस्प्लेस नहीं किया तो रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके से हमारे पास में एक ऑर्डर आया, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सॉल्ट्स के साथ में रिएक्शन करवाई, यहां पर देखते हैं कि जिंक की जो रिएक्शन करवाई हमने कॉपर सल्फेट के साथ में, और इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज जिंक मेरा क्या था, हाईली रिएक्टिव था, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्या था, हमने जिंक सल्फेट का क्या लिया, अब हमने जिंक सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ओके। उसमें हमने कॉपर की स्ट्रिप पुट कर दी, और तो हमने देखा कि वहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे देखा कि हमने क्या 4 बेसिस देख लिए। फर्स्ट बेसिस ऑक्सीजन से रिएक्शन, सेकंड बेसिस हमारा क्या होता है,
वाटर से रिएक्शन, थर्ड बेसिस डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन, फोर्थ बेसिस सॉल्ट सॉल्यूशन से। हमने डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शंस देखी कि उन्होंने किस तरीके से सब्सटेंसेस के साथ में डिफरेंट, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड्स, इनके साथ में रिएक्ट की और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन किया। ओके, सो इस बेसिस पे हमारे पास में मेटल्स की कुछ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया, जिसमें जस्ट कोई जो मेटल्स थी जिन्होंने फास्टली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और तो वो रिएक्टिव मेटल्स हुई, और कुछ मेटल्स, सम मेटल्स, हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी थी जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं किए, सो उन्होंने उनकी रिएक्टिविटी लो रही। और इसी के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज कि किस बेसिस पे हम रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं फॉर मेटल्स, और इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।